प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत और अध्याय 12, जो हमारे अध्याय 12 का शीर्षक होगा भारत की रक्षा व्यवस्था, सभी छात्र और अधिक समझने के लिए वीडियो के साथ में अपनी पाठ्य पुस्तक को भी निकाल सकते हैं पेज नंबर 116 पर। और अध्याय 12 के अंतर्गत भारत की रक्षा व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो आज हम उसी रक्षा व्यवस्था के अंतर्गत कुछ बिंदुओं को समझेंगे, पाठ का एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं अपनी सामाजिक विज्ञान का जो अध्याय 12 है, जिसका शीर्षक होगा भारत की रक्षा व्यवस्था। अर्थात इस अध्याय के अंतर्गत हम जानेंगे कि आखिर हमारे देश की रक्षा हेतु जो एक सेना का निर्माण किया गया है, उस सेना का जो निर्माण है किस आधार पर किया गया है, कितने अंगों में किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, हम जानेंगे इस अध्याय के अंतर्गत हमें जो जानकारी लेनी है, जो हमें पढ़ना है, उसके कुछ बिंदु हमने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने रखे हैं और ये बिंदु आपको किताब में भी और आइए जाने के रूप में आप देख सकते हैं। पहला बिंदु होगा हमारा भारतीय सेनाओं का संगठन। हमारे देश की जो सेना है, जिसे अपन इंडियन आर्मी के नाम से जानते हैं, तो ये जो हमारी भारतीय सेना का संगठन है वो कितने अंगों के आधार पर, किस आधार पर किया गया है। दूसरे रूप में हम पढ़ेंगे शांति काल में सेनाओं का योगदान। जब कभी देश में संकट काल या कोई ऐसी आपत्ति का काल नहीं होता है, उस समय हमारी सेनाएं देश के लिए क्या करती हैं, क्या वो शांति काल में एक रेस्ट कर रही हैं या फिर उनके लिए भी कुछ ऐसे अलग अलग काम निर्धारित होते हैं, ये चीज़ भी हम जानेंगे। तीसरे नंबर पे हम जानेंगे रक्षा सामग्री का उत्पादन। सेना के लिए जो आवश्यक सामग्री है, जिसमें युद्ध उपकरण हैं और सेनाओं के लिए नाना प्रकार के व्हीकल, परिवहन के साधन हैं, संचार के साधन हैं, युद्ध में उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री है, ये रक्षा सामग्री के हमारे देश में इसका निर्माण होता है या फिर हम किसी दूसरे देश से इसका आयात करते हैं। चौथे नंबर पर हम जानेंगे राष्ट्र की रक्षा में नागरिकों का कर्तव्य। वैसे तो इस देश का प्रत्येक नागरिक और देश के लिए एक सिपाही होता है, आवश्यक नहीं है कि केवल वर्दी पहनकर भी देश की रक्षा की जाती है। हम आप सभी शिक्षित अशिक्षित जितने भी नागरिक हैं, ये राष्ट्र के लिए एक सैनिक हैं और जब कभी देश में ऐसी स्थिति आती है, आह्वान किया जाता है, तब उस कंडीशन में हमें एक सिपाही की तरह अपने देश की रक्षा में अपना कर्तव्य निभाना है। तो इन चार बिंदुओं को थोड़ी हम एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। इस अध्याय का जो हमारा पढ़ने का एक पाठ्यक्रम होगा वो इन चार बिंदुओं के ऊपर चलेगा, जिसमें भारतीय सेनाओं का संगठन, हमारी सेना किस प्रकार बनी हुई है, शांति काल में सेनाओं का योगदान, अर्थात देश में जब कोई संकट की स्थिति ना हो तब हमारी सेनाओं के क्या काम होंगे, रक्षा सामग्री का उत्पादन, अर्थात हमारे देश में जो रक्षा सामग्री है, सेनाओं के लिए अति आवश्यक वस्तु होती है, इसका उत्पादन किस प्रकार होता है, और राष्ट्र की रक्षा में हम आप नागरिकों का क्या योगदान है। तो ये चीज हम पढ़ेंगे। इसे हम यहाँ से हटा करके केवल अपना एक यहाँ पर बिंदु छोड़ेंगे, जो हमें जानना है भारतीय सेनाओं का संगठन। ये चैप्टर एक एक बिंदु हम चार बिंदुओं को इस वीडियो में समझेंगे। तो जो पहला बिंदु होगा हमारा भारतीय सेनाओं का संगठन, जो हमारी सेना उसका संगठन कैसा है, किस प्रकार बनी हुई है, हम इसे कैसे समझें। तो सबसे पहले अपन एक उससे भी आवश्यक बात यदि समझें, हमें सेनाओं की आवश्यकता क्यों है, या फिर किसी भी राष्ट्र के लिए और एक शक्तिशाली सेना उसे क्यों उपयोगी होती है, वो एक भारी भरकम या विशाल सेना अपने देश की सुरक्षा के लिए क्यों रखता है। तो ये तो एक देश की बात है। यदि हम इस चीज को एक उदाहरण के माध्यम से भी समझें, जैसे एक किसान अपने खेत में कृषि कार्य कर रहा है, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए वह फसल की बुवाई के साथ साथ फसलों को टाइम पर पानी देना, खाद बीज देना, उन्हें नाना प्रकार की बीमारियों से बचाना, ये सारी चीज़ों का प्रयास वो इसलिए करता है ताकि कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सके। केवल
कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उसे पोषक तत्वों को देना केवल ये अनिवार्य नहीं होता है। जब तक उस कृषि को हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं करेंगे, अर्थात कृषि कार्य पर जितना खर्च किया जा रहा है उस खर्चे के साथ साथ हमें उसकी सुरक्षा की भी पूरी और जिम्मेदारी निभानी होगी। अन्यथा खेती में तो हम नाना प्रकार की वस्तुएं इस्तेमाल करते जाएंगे, लेकिन यदि उसकी सुरक्षा से खिलवाड़ होगा तो कहीं जानवरों के द्वारा, छोटे छोटे जीव जंतुओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा उस फसल को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इसलिए एक किसान अपने खेत में उत्पादन को बढ़ाने के लिए और नाना प्रकार के उपायों को करते हुए वो उसकी सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम करता है। तो इसी प्रकार किसी भी देश का आर्थिक विकास उसके नाना प्रकार के साधनों से होता है, लेकिन उस विकास को और आगे गति देने के लिए कहीं ना कहीं उस देश को एक मजबूत सेना की आवश्यकता पड़ती है। अब ये जो मजबूत सेना है उस देश के विकास में अपना योगदान देती है, जिसे अपन निम्नांकित बिंदुओं के द्वारा आगे चल करके पढ़ेंगे। तो ये सेना की एक आवश्यकता है किसी भी राष्ट्र का विकास सुनिश्चित करने में, उस देश को मजबूती देने में, अन्य देशों से रक्षा करने में, नाना प्रकार की गतिविधियों को जो देश के लिए विनाशकारी हैं, इन गतिविधियों को रोकने के लिए सेना एक बहुत ही मजबूत कदम है, हमारे देश की सुरक्षा का स्तंभ है। इसलिए हमें सेना की आवश्यकता पड़ती है। अब हम जानते हैं भारतीय सेनाओं का संगठन कैसा है। तो जो हमारी भारतीय सेना है इसके 3 अंग हैं। हम लिखते हैं भारतीय सेना के अंग। जो हमारी सेना है इसे हम संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर भारत की सेना को और 3 भागों में बांटा गया है। यह जो हमारी सेना है उसे हम 3 अंगों में डिवाइड करते हैं। पहला है थल सेना, दूसरा है नौ सेना, इसे आप जल सेना का भी नाम दे सकते हैं एक समझने के लिए, और तीसरा है वायु सेना। ये है पूरी भारतीय सेना, जिसे हम ये नाम दे रहे हैं भारतीय सेना। तो जो हमारी भारतीय सेना है उसे इन 3 अंगों में विभाजित किया गया है। तीनों ही सेनाएं अपने अपने क्षेत्र में एक निश्चित काम करती हैं, इनकी कार्यों का बंटवारा अलग किया गया है। तो जैसे सबसे पहले हम समझेंगे थल सेना, अर्थात थल सेना के अंतर्गत जिसमें पैदल सेना, टैंक सेना, तोपखाना, नाना प्रकार के परिवहन के साधन, युद्ध सामग्री का निर्माण करने वाले कारखाने, वो थल सेना में सम्मिलित किए गए। अच्छा, ये जो हमारी थल सेना है इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली। वैसे तो तीनों सेनाओं के जो हेड ऑफिस हैं वो नई दिल्ली में ही बनाए गए हैं, जिनको अपन कमान के नाम से भी जानते हैं, क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। तो जो हमारी थल सेना है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया है। और थल सेना के अंतर्गत जिसमें बीएसएफ, आर्मी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये जितने भी प्रकार के कुछ सैनिक बल हैं, कुछ अर्धसैनिक बल हैं, उनको इस क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो थल सेना ये हमारी भारतीय सेना का पहला अंग है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस थल सेना के जो मुख्य अधिकारी होते हैं उससे अपन जनरल या थल सेना अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। वर्तमान में यदि बात की जाए कि हमारी भारतीय सेना की जो थल सेना अध्यक्ष या फिर जनरल हैं वो कौन है, तो आपको नाम पता हो, जो लोग लगातार जुड़े रहते हैं समाचार खबरों से, तो इनका नाम होगा जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ये वर्तमान में थल सेना के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ये अध्यक्ष हो गए, थल सेना अध्यक्ष इनको कहा जाता है। तो ये वर्तमान में जनरल के पद पर हैं। अब हमारी जो थल सेना है, थल सेना के 5 कमान बनाए गए हैं।
जिसमें पूर्वी कमान, कमान का सहायक क्षेत्र अर्थात हमारी जो थल सेना है, ये थल सेना जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसे भारत के 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। अर्थात थल सेना की जो हेड ऑफिस हैं वो 5 क्षेत्रों में बनाए गए हैं ताकि भारत की जो सुरक्षा की गारंटी है वो 5 दिशाओं से या 5-6 प्रकार से दी जा सके। तो पूर्वी कमान, इसी में फिर हो जाएगा पश्चिमी कमान। पश्चिमी कमान दिशाओं के नाम से ही आप इसका बोध कर सकते हैं। उत्तरी कमान है ना, यहाँ पर दक्षिणी कमान और केंद्रीय कमान। केंद्रीय का असर जो देश का सेंटर है, केंद्रीय कमान। ये 5 भागों में या 5 क्षेत्रों में हमारी थल सेना को रखा गया है। इसके जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, इतना भी ध्यान रखना है आपको। अब हमारी जो थल सेना है ये लगातार भारत के जितने भी बॉर्डर दूसरे देशों से और टच होते हैं, संपर्क में आते हैं, वहां पर थल सेना की जो ड्यूटी होती है वो 24 घंटे होती है निगरानी करने की, है ना, जिसमें अर्धसैनिक बल और पूर्ण सैनिक बलों का पूरा सहयोग लिया जाता है। तो इसके बाद जो हमारी दूसरी सेना या भारतीय सेना का जो दूसरा अंग है वो है हमारी नौसेना, जिसे आप जल सेना के नाम से भी जान सकते हैं। तो जल सेना, भाई हमें इसकी क्या आवश्यकता है, हमारे पास पर्याप्त थल सेना है तो आप जानते हैं। और मानचित्र में भी आपने देखा होगा कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय देश कहने का आशय भारत 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, या आप कह सकते हैं भारत की जो सरहद है वो 3 तरफ से जल मार्गों के द्वारा दूसरे राष्ट्रों से जुड़ती है ना। अब हम बात करें, जैसे हमारे भारत की पूर्व दिशा में क्या है, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में क्या है, अरब सागर, दक्षिण में भी मानचित्र के सबसे निचले हिस्से में आपने देखा होगा वहां लिखा रहता है हिंद महासागर, है ना। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो 3 तरफ से समुद्रों से हम मतलब घिरे हुए हैं। हमारी जो सरहद है वो 3 ओर से और दूसरे राष्ट्रों से मिलती है जलमार्ग के द्वारा। अब जलमार्ग के द्वारा दूसरे देशों से मिलने के कारण जो हमारी सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो जल सेना यानी भारतीय नौसेना को सौंपी गई है। और ये नौसेना उन जलमार्गों पर अपनी कड़ी और सतत निगरानी के माध्यम से जितने भी जलमार्ग भारतीय सरहद को स्पर्श करते हैं वहां पर ये भारत को सुरक्षा देने का कार्य करती है सेना। अब जो हमारी नौसेना है, जिस प्रकार आपने पढ़ा था कि थल सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी पदाधिकारी होते हैं वो जनरल रैंक के होते हैं, उनको जनरल कहते हैं, हिंदी में थल सेना अध्यक्ष बोलते हैं। इसी प्रकार नौसेना के भी एक सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, और इन्हें अपन बोलते हैं एडमिरल। एडमिरल के नाम से एक विशेष पद होता है जो नौसेना अध्यक्ष भी अपन इसे कह सकते हैं। तो वर्तमान में जो हमारे एडमिरल हैं आर हरि कुमार, श्री आर हरि कुमार, ये भारतीय नौसेना अध्यक्ष हैं या एडमिरल हैं। तो जो जल सेना या हमारी नौसेना है लगातार और समुद्री सरहद के द्वारा भारत को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। अब हम तीसरी तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सेना का जो हमारा तीसरा अंग है वायुसेना, ये भी सेना का बहुत ही अभिन्न हिस्सा है और युद्ध काल में इस वायुसेना की विशेष आवश्यकता पड़ती है। वायुसेना और हमारी थल सेना को सपोर्ट देने के साथ साथ दुश्मन राष्ट्र के ठिकानों पर बमबारी करना, उनकी परिवहन व्यवस्था को नष्ट करना और उनके संचार तंत्र को नष्ट करना, सैनिकों को बहुत ही कम समय में, अपने देश की थल सेना को बहुत ही कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, सैनिकों के लिए युद्ध सामग्री, खाने पीने की वस्तुएं बहुत ही कम समय में, क्योंकि युद्ध एक ऐसी संकट की स्थिति होती है जिसमें सेना को सही समय पर पर्याप्त वस्तुएं मिलना भी एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी और जोखिम भरा कार्य होता है सैनिकों तक पहुंचाना। तो ये जो जितना भी काम है
ये वायुसेना करती है। दुश्मन राष्ट्र से लड़ने के साथ साथ हमारे देश की थल सेना की भी मदद करती है। तो और वायुसेना जो हमारे देश की सेना का तीसरा हिस्सा है, इसका भी एक सेना अध्यक्ष होता है। इस सेना में एयर चीफ मार्शल, ये वायुसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष का जो सबसे बड़ा पद होता है एयर चीफ मार्शल, वायुसेना का सबसे बड़ा पदाधिकारी एयर चीफ मार्शल होता है। अब इसके नीचे भी और भी बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं जिनका वर्णन अपन अगले वीडियो में भी कर सकते हैं। तो ये हमारी तीनों सेनाओं का संगठन होगा जैसा कि हमें पहले वीडियो में जानना था। इसके बाद हम दूसरे बिंदु की ओर चलेंगे। हमारा दूसरा बिंदु था शांति काल में सेनाओं का योगदान, या उनका क्या कार्य होता है। जिस समय देश में युद्ध की स्थिति नहीं होती उस समय हमारी सेनाएं क्या कार्य करती हैं। तो जैसे संकट काल के अतिरिक्त जब देश में कोई संकट ना हो, परिस्थितियां अच्छी अनुकूलित हों, देश अपने विकास की गति पर चल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, हाँ उस टाइम पे सेना को कुछ ऐसे कार्य सौंप दिए जाते हैं जिसमें कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, मान लीजिए बाढ़, भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट, आतंकवाद, कुछ ऐसे अचानक मुद्दे खड़े हो जाते हैं, देश में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो युद्ध के अलावा भी देश को झकझोरने का कार्य करती हैं, जिसमें बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, आतंकवाद है। तो ये कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं, मानवीय आपदाएं हैं जो कहीं ना कहीं देश के बहुत बड़े भाग को झकझोरने का, परेशान करने का कार्य करती हैं। तो हमारी जो सेना होती है वो शांति काल में इन आपदाओं के समय लोगों को सुरक्षा देने और उन्हें आपदाओं से मुक्त करने का कार्य भी करती है। इसके बाद जो हमारा तीसरा बिंदु था रक्षा सामग्री का उत्पादन। क्या हमारे देश में सैनिकों के लिए ये सारी रक्षा सामग्री हमारा भारत देश खुद उत्पन्न करता है, हम कहीं से आयात करते हैं। तो भारत में सेना के लिए जितनी भी सामग्री है वो अपने देश में ही पूरी तरह से उत्पादित की जाती है। कुछ ऐसी आधुनिक चीजें जिन्हें देश में तकनीकी के कारण नहीं बना पा रहे हैं, या फिर उनका कच्चा माल हमारे देश में नहीं है, या थोड़ी तकनीकी अभाव है, तो कुछ चीजें हम विदेशों से आयात कर सकते हैं। आपने सुना था हमने अभी फ्रांस से एक विशेष डील की थी, भारत सरकार के द्वारा फ्रांस सरकार से विशेष डील की गई थी जिसमें और 36 राफेल विमानों को भारत द्वारा आयात किया गया था और अमेरिका के द्वारा अपाचे विमान आयात किए गए थे। तो ये कहीं ना कहीं आयात की प्रक्रिया सैनिकों के लिए चलती रहती है, लेकिन ज्यादातर जो सेना पर होने वाला 80% युद्ध सामग्री है वो हमारे देश में हमारा देश स्वयं पैदा करता है, जिसमें हमारे जबलपुर में सैनिकों के लिए पूरा परिवहन और जिसके अंतर्गत अपन ग्रेनेड, राइफल, परिवहन के साधन, ये सारी चीजें अपने भारत में पैदा होती हैं, कुछ विशाखापट्टनम में बनाई जाती हैं, ऐसा करके। इसके बाद जो हमारा चौथा बिंदु है शांति काल में नागरिकों का देश के लिए कर्तव्य। तो जब कभी देश में कोई ऐसी आपत्ति आती है जिसमें हमारी सरकार, हमारी सेना उस आपत्ति को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी यदि समस्या जटिल है तो ये हम आपका कर्तव्य है कि एक सच्चे सिपाही की तरह हमें अपने देश की उस समस्या को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रयास करना है। और इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। शेष जो इस का अगला चैप्टर होगा वो आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। तब तक आप अध्याय 12 पुस्तक के माध्यम से और उसका एक बार अवलोकन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। अध्याय 12 के जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आपको PDF के माध्यम से और इसी जो अपना महेश्वर विद्यालय का चैनल है इसके माध्यम से आप तक भेजे जाएंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अध्ययन से आप जुड़े रहें।